गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये क्लास हमारी राजस्थान इतिहास की रहेगी। जैसे आपको आखिरी क्लास में लास्ट पॉइंट हमने बात की थी कालभोज यानी बप्पा रावल के बारे में, ठीक है भाई। तो अब आज की क्लास को उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास एक शासक हुए जिनका नाम क्या था, कालभोज। इन कालभोज को किस नाम से जाना जाता था, बप्पा रावल के नाम से। अब कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि किस व्यक्ति ने दी, हारिते ऋषि ने। फिर आगे हमने बात की थी कि बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ किला जीत लिया था भाई। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने कौन सा किला जीता था, चित्तौड़गढ़ किला। फिर हमने बात की थी भाई उदयपुर के नागदामिन की क्या हो जाती है, मृत्यु। इतनी कहानी मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका था, ठीक है। आज की क्लास को इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही बप्पा रावल की मृत्यु हुई, इसके बाद शासक बना आपका अल्हट शासक। जो राजा बना उसका नाम क्या था, अल्हट राजा। और किस नाम से जानते हैं, अल्हट शासक के नाम से, ठीक है। इसके बारे में आपको खास पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ये जो अल्हट शासक है इनको आलू रावल भी कहा जाता है। अल्हट शासक का उपनाम क्या है, आलू रावल। यानी अल्हट शासक का दूसरा नाम क्या हो गया, आलू रावल के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से यहां से कि जिन अल्हट शासक है इन्होंने एक आहड़ नाम का नगर बसाया। एक आहड़ नाम का नगरे बसाया। अब क्वेश्चन ये उठा कि भाई उसने आहड़ नाम का नया नगर क्यों बसाया, क्योंकि उन्होंने अपनी द्वितीय राजधानी घोषित की। इन्होंने अपनी द्वितीय राजधानी ही किसको बना दिया, आहड़ को। क्योंकि आहड़ जो था ये व्यापारिक उद्देश्य से उन्होंने इस जगह को बसाया था, समझ में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आहड़ को इन्होंने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया, जिसका इन्होंने उपयोग व्यापार करने के लिए किया और ये व्यापारी केंद्र बन गया, समझ में है। व्यापारी केंद्र बनने का मतलब क्या हो गया कि जो भी व्यापार होते थे वो इसी क्षेत्र से होकर गुजरते थे। और मुख्यतः जो व्यापार किए गए यहाँ से यूपी, मथुरा, इन जिलों में या फिर इन क्षेत्रों में व्यापार किए गए। एग्जाम में क्वेश्चन ये आया कि जो आपके अल्हट शासक है इनको व्यापारिक कार्यों में रुचि थी या फिर इन्होंने व्यापारिक कार्य स्टेट के यूपी मथुरा में, इस बात की जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो ध्यान देना कि व्यापारिक कार्यों की, अल्हट शासक के व्यापारिक कार्यों की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, ये हमें सारणेश्वर अभिलेख से प्राप्त होती है। क्लियर हुआ क्या भाई। सारणेश्वर अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि ये इनकी व्यापारिक राजधानी थी और ये व्यापारिक कार्यों का संचालन यहां से करते थे, समझ में है। आगे अगर हम बात करें, अल्हट शासक यह प्रथम शासक है जिसने नौकरशाही प्रथा, यह प्रथम शासक है जिसने नौकरशाही प्रारंभ की, जिसने नौकरशाही व्यवस्था क्या की, प्रारंभ की। बोलिए यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई। यानी इन्होंने सबसे पहले नौकरशाही प्रारंभ की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जो अल्हट शासक है इन्होंने हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया। यानी अल्हट शासक का जो विवाह है ये किससे हुआ, हुण राजकुमारी, हुणों की राजकुमारी। और हुणों की राजकुमारी का नाम क्या था, हरिया देवी, समझ में। हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किसका हुआ,
अलर्ट शासक का। और ये विवाह जो है हमारा, ये राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है या माना जाता है। समझ में आया? यानी इसी विवाह को राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। यानी इस विवाह को राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। क्लियर भाई? बात समझ में? देखो, हम भारत के प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। ये तो आप जानते ही हो कि भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था भाई? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ किया था ना। किसने किया था? शाबाश, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देना इस क्वेश्चन का कि भारत का अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाले शासक का नाम क्या था। क्लियर भाई? तो इतनी सारी जानकारी आपको अलर्ट शासक के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले अलर्ट शासक का उपनाम क्या है, यानी अलर्ट शासक को आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहां से पता होना चाहिए कि अलर्ट शासक ने एक नया नगर बसाया, जिस नगर का नाम क्या है? आहड़ नगर। इन आहड़ नगर को इसने अपनी द्वितीय राजधानी घोषित की, और इनका द्वितीय राजधानी घोषित करने का उद्देश्य क्या था? ये यहीं से अपने समस्त व्यापारिक केंद्रों का संचालन करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की। तुमसे पूछा जाएगा कि भाई मेवाड़ का वह शासक जिसने सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की गोहिल वंश में, तो आपका आंसर क्या रहेगा? अलर्ट शासक। समझ में? अर्थात आलू रावल। अब जब कोई व्यक्ति नौकर रखेगा तो सीधी सी बात है भाई, नौकरों का कुछ ना कुछ तो यूज होगा, और नौकरों का प्रयोग उसने व्यापारिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए किया। और इसके व्यापारिक क्षेत्र कहां तक फैले हुए थे? यूपी मथुरा तक इसके व्यापार क्षेत्र फैले हुए थे। और इस बात की जानकारी हमें कहां से मिली? इस बात की जानकारी हमें मिलती है सारणेश्वरे अभिलेख से। क्लियर भाई? बात समझ में आई? अलर्ट शासक कंप्लीट हुआ, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद भाई आपका एक शासक आते हैं विक्रम सिंह। खास इंपोर्टेंट नहीं है इनका, लेकिन आगे की कहानी के लिए विक्रम सिंह को लेकर आए हम। इसके बाद नेक्स्ट शासक आपका कौन सा आता है? विक्रम सिंह। अब जो विक्रम सिंह है, इनका एक बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है? करण सिंह। विक्रम सिंह के बेटे का क्या नाम है? करण सिंह। इसी करण सिंह को कई जगह रण सिंह के नाम से भी जाना गया, यानी इसी करण सिंह का नाम क्या है? रण सिंह। समझ में आए? अब करण सिंह के बारे में खास बात क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक काम इसने विशेष किया, उसका ध्यान रखना। करण सिंह ने क्या काम किया? इन करण सिंह ने आहोर पर्वत पर एक किले का निर्माण किया। आहोर पर्वत पर एक किले का निर्माण किया। क्लियर भाई? इसने क्या काम किया? आहोर पर्वत पर एक किले का निर्माण किया। यहां तक सबको बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ूं। आगे देखिए, आगे आपको पता होना चाहिए कि ये जो करण सिंह है, इन करण सिंह के एक बेटे हुआ। करण सिंह के दो बेटे हुए। एक का नाम था झेम सिंह, एक का नाम क्या था? झेम सिंह। दूसरे का नाम क्या था? राहब सिंह। करण सिंह के बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? झेम सिंह, और दूसरे बेटे का नाम क्या था? राहब सिंह। अब ये जो राहब सिंह है, ये राहब सिंह यहां से सिसोदा ठिकाने, यानी सिसोदा गांव में चले जाते हैं और सिसोदा गांव के ठाकुर बनते हैं, और उन्हीं के नाम पर सिसोदा ठिकाने की स्थापना कर देते हैं। यानी राहब सिंह यहां से सिसोदा ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, और वहां सिसोदा ठिकाने में ये सिसोदिया वंश की स्थापना कर देते हैं। क्लियर हो गया? अब राहब सिंह ने अपने नाम के आगे, राहब सिंह के बाद जितने भी शासक आएंगे, इन्होंने अपने नाम के आगे कौन सा वर्ड यूज किया?
राणा। कौन सा वर्ड यूज किया? राणा। यानी इस शाखा में जितने भी शासक आएंगे वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? राणा। जैसे राणा हम्मीर हुआ, राणा कुंभा हुआ, राणा सांगा हुआ, तो ये सारे के सारे हमारे राणा आगे लगाएंगे। समझ में? अब ये जो झेम सिंह है, ये झेम सिंह यहीं के राजा रहे और यहीं इन्होंने अपना राजकार्य स्थापित किया, और इनके बाद के शासक अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? रावल। क्या लगाएंगे? रावल। समझ में आया? यानी इसके बाद के शासक अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? रावले लगाएंगे। अब ये जो रावल शाखा की स्थापना किसने की? झेम सिंह ने। और अंतिम रावल शासक, हमें सभी को पता है, अंतिम रावल शासक हमारे कौन हुए थे? रावले रतन सिंह। इस शाखा के अंतिम शासक कौन है? रावले रतन सिंह। बात समझ में आई क्या? क्लियर हो गया? यानी यहां पर जो आपका गुहिल वंश है दो शाखाओं में विभाजित हो गया, रावल शाखा और राणा शाखा। राणा शाखा की स्थापना राहब सिंह ने की, जो कि सिसोदा ठिकाने में इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की, जबकि यहीं पर राज किसने किया? झेम सिंह ने। और इनके बाद के जितने भी शासक आएंगे ये अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? रावल। समझ में? इतनी बात सबको क्लियर है? अब ये जो झेम सिंह है, इन झेम सिंह के दो पुत्र हुए। इन झेम सिंह के आगे भाई अब हम देखो इसकी बात करेंगे, झेम सिंह की। इसके कहानी को भी कुछ देर के लिए रोक दो। इस झेम सिंह के हुए भाई दो बेटे। एक का नाम था सामंत सिंह और दूसरे का नाम क्या था? कुमार सिंह। अब झेम सिंह की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? सामंत सिंह। इसका उत्तराधिकारी कौन बना? सामंत सिंह। अब जो सामंत सिंह है जो इसका उत्तराधिकारी बना है, इस सामंत सिंह के ऊपर परमार शासक ने आक्रमण किया। यानी परमार शासकों ने आक्रमण किसके ऊपर किया? सामंत सिंह पर। ये परमार शासक कहां के थे? मालवा के थे। और मालवा के शासक का नाम क्या था उस समय भाई? कीर्ति चौहान। यानी मालवा, परमार वंश के मालवा के शासक कीर्ति चौहान ने आक्रमण किया किसके ऊपर? सामंत सिंह के ऊपर। और सामंत सिंह के ऊपर आक्रमण करके इन्होंने इससे चित्तौड़गढ़ छीन लिया। और इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर हो गया? अब इनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी वाला काम किसने किया? कुमार सिंह ने। अब कुमार सिंह ने अपनी टूटी हुई सेना को संगठित किया तथा सेना का मनोबल बढ़ाया। मनोबल बढ़ाकर कुमार सिंह ने एक बार फिर से परमारों से चित्तौड़गढ़ को वापस से छीन लिया। यानी परमारों से वापस चित्तौड़गढ़ को किसने छीना? कुमार सिंह ने। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुमार सिंह ने परमारों से चित्तौड़गढ़ छीनकर अपने भाई की पराजय का बदला लिया। इस बात का उल्लेख कहां पर मिलता है? यानी इस बात का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? तो बताओ भाई आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर आना चाहिए, इस बात का उल्लेख हमें कहां मिला? कुंभलगढ़ अभिलेख में। यानी इस किले को वापिस छीना, इस बात का उल्लेख कहां पर मिला? कुंभलगढ़ अभिलेख में। बोले मेरे भाई यहां तक कोई डाउट परेशानी हो? क्लियर है? सबको बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो इसके बाद एक महान प्रतापी शासक हुआ रावल जेठ सिंह। कौन हुआ? रावले जेठ सिंह। पिता का नाम क्या है? कुमार सिंह। यानी कुमार सिंह के एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या है? रावल जेठ सिंह। और ये रावल जेठ सिंह 1213 से 1253 तक शासन करेंगे। यानी शासक कब बने? 1213। और 1213 से 1253 तक शासन कौन करेंगे? रावले जेठ सिंह के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसके बारे में? रावल जेठ सिंह के बारे में। ये बात सबको समझ में आई क्या? क्लियर है? आगे चलिए।
रावल जेत सिंह। शासक बने 1213 से लेकर 1253। अब भाई रावल जेत सिंह को एक महान प्रतापी शासक कहा गया है, यानी रावल जेत सिंह को क्या कहा गया? एक महान प्रतापी शासक। अब इनको महान प्रतापी शासक क्यों कहा गया? क्योंकि हमें पता है ये आपका राजस्थान है, यहां शासन किसका है? जेत सिंह का। अब उस समय दिल्ली सल्तनत पर जो सुल्तान राज कर रहे थे उनका नाम क्या था? इल्तुतमिश, यानी ये आपका दिल्ली पड़ गया। इस दिल्ली के सुल्तान का नाम क्या है? इल्तुतमिश। अब अगर कोई एक प्रांत का राजा अगर भारत के सुल्तान अर्थात दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर देगा तो कहीं ना कहीं वो एक प्रतापी शासक हुआ ही नहीं हुआ। तो भाई हुआ क्या कि जैसे ही रावल जेत सिंह शासक बना तो रावल जेत सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया किसने? इल्तुतमिश, यानी दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने। तो जैसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने जेत सिंह के ऊपर आक्रमण किया तो जेत सिंह ने इसके आक्रमण को निरस्त किया और जेत सिंह ने इस आक्रमण को निरस्त किया और इन दोनों के बीच जो युद्ध लड़ा गया, किस किस के बीच युद्ध लड़ा गया भाई? इल्तुतमिश और किसके बीच में? जेत सिंह के बीच में। ये युद्ध कहां लड़ा गया? ये युद्ध लड़ा गया हल्दी घाटी के नजदीक। हल्दी घाटी के नजदीक जगह है जो भूताला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? भूताला के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहां तक बात समझ में क्या? अब देखो इस युद्ध में परिणाम क्या हुआ कि जो इल्तुतमिश है इसको भागने पर मजबूर कर दिया था किसने? रावले जेत सिंह ने। तो जब रावल जेत सिंह के शौर्य पराक्रम के आगे भयभीत होकर जब इल्तुतमिश यहां से भागता है तो भागते भागते इसने क्या किया? उदयपुर में राजधानी कौन सी थी इनकी? नागदा। इस नागदा में क्या लगा दी? आग लगा दी, यानी इसको तहस नहस कर दिया। यानी जाते जाते इल्तुतमिश ने एक नुकसान का काम क्या कर दिया? इसने नागदा को तहस नहस कर दिया। इसमें क्या लगा दी? आग लगा दी। समझ में है? अब भाई राजधानी थी इनकी उदयपुर की नागदा, अब उसको तहस नहस कर दिया गया तो अब किसी भी शासक को अपनी पुनर्गठन करना पड़ेगा राजधानी का। और ऐसा ही रावल जेत सिंह ने किया और रावल जेत सिंह ने अपनी नई राजधानी स्थापित कर दी। किसको? चित्तौड़गढ़ को। इसने अपनी नई राजधानी बनाई और नई राजधानी कहां बना दी इन्होंने? चित्तौड़गढ़। अब एक छोटे प्रांत के राजा ने दिल्ली के सुल्तान को हरा दिया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एक महान प्रतापी शासक कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने अपनी राजधानी को चित्तौड़गढ़ स्थानांतरित किया। अब यहां से क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा कि इल्तुतमिश को इस युद्ध में पराजित किया, इस बात का उल्लेख कहां पर मिला? तो ध्यान रखना, इस बात का उल्लेख मिला हमें कहां पर? आबू शिलालेख के अंदर। यानी आबू शिलालेख से स्पष्ट होता है कि रावल जेत सिंह और इल्तुतमिश के बीच जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में इल्तुतमिश को भागने पर मजबूर कर दिया गया था। समझ में है? क्लियर हो गया? साथ ही साथ अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई रावल जेत सिंह ने और विशेष काम क्या किए, तो भाई रावल जेत सिंह ने क्या काम किया? तुर्की आक्रमणकारियों को भी भगाया, यानी इन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों को भी भगाया। अब रावल जेत सिंह ने तुर्की आक्रमणकारियों को भगाया, इस बात के उल्लेख कहां पर मिलते हैं? तो आपको जवाब आना चाहिए, इस बात के उल्लेख कहां पर मिलते हैं? चीरवा नामक अभिलेख से। क्लियर हो गया? चीरवा नामक अभिलेख से स्पष्ट होता है कि भाई रावल जेत सिंह ने तुर्की आक्रमणकारियों को यहां से भगाया। क्लियर हो गया क्या भाई? अब देखो ध्यान से, ये जो रावल तेज सिंह है, रावल तेज सिंह की शादी
इनकी शादी हुई है भाई जैतल देवी के साथ, यानी रावल जेत सिंह है, रावल जेत सिंह का जो विवाह हुआ है वो किसके साथ हुआ है? जैतले देवी के साथ। समझ में है? अब ये जो जैतल देवी है, इन जैतल देवी से इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या है? तेज सिंह, यानी इनका जो उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा? तेज सिंह। तो अगली क्लास में हम किस शासक की बात करेंगे? रावले तेज सिंह की। समझ में है? अब देखो इन जैतल देवी का भी एक विशेष काम क्या, इनका भी ध्यान रखना। ये जो जैतल देवी है, इन जैतल देवी ने मेवाड़ के अंदर, कहां पर भाई? मेवाड़ के अंदर एक पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया। ये पॉइंट ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है। पार्श्वनाथ का मंदिर मेवाड़ में किसने बनवाया? तो जैतल देवी ने। जैतल देवी कौन थी? रावल जेत सिंह की पत्नी। समझ में है? क्लियर हो गया? बात समझ में है क्या? देखो ध्यान से एक बार फिर से फटाफट पढ़ते हैं कि जो रावल जेत सिंह है ये किसके संतान थी? फटाफट बोलो। कुमार सिंह के बेटे का नाम क्या था? रावल जेत सिंह, जो 1213 से लेकर 1253 तक के शासक रहे। अब ये एक महान प्रतापी शासक थे। जिन महान प्रतापी शासकों का, क्योंकि इन्होंने एक छोटे प्रांत के शासक ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया। अब इनके बीच जो युद्ध हुआ वो हल्दी घाटी के मैदान के समीप एक जगह है, और किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? भूताला के युद्ध के नाम से। अब भूताला के युद्ध में इन्होंने इल्तुतमिश को भागने पर मजबूर किया। इस बात के उल्लेख कहां पर मिलते हैं? आबू शिलालेख के अंदर। समझ में है? नेक्स्ट आपसे यहां से पूछा गया कि भाई तुर्की आक्रमणकारियों से भी मेवाड़ को किसने बचाया? रावल जेत सिंह ने। और इस बात के प्रमाण कहां से मिलते हैं? चीरवा नामक के अभिलेख से। अब हमने देखा था कि जैसे इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध के मैदान से भगाया गया, तो भागते भागते इसने उदयपुर के नागदा में आग लगा दी और उसको तहस नहस कर दिया, यानी कि राजधानी उजड़ गई किसकी? रावले जेत सिंह की। अब राजधानी पुनर्स्थापित की गई और इन्होंने अपनी राजधानी को उदयपुर के नागदा से स्थानांतरित कर दिया। कहां पर? चित्तौड़गढ़। समझ में है भाई? क्लियर हो गया? इसके बाद हमने बात की कि जो रावल जेत सिंह है, रावल जेत सिंह का विवाह किससे हुआ? जैतल देवी नामक एक महिला के साथ। और जैतल देवी के विवाह के बाद इनके एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र का नाम क्या था भाई? रावले तेज सिंह। तो कल की क्लास में हम किसकी बात करेंगे? रावले तेज सिंह की। समझ में नहीं है? क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार रावल जेत सिंह को क्या कहा गया है? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार रावल जेत सिंह को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम युग कहा गया है। ध्यान रखना, रावल जेत सिंह के बारे में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एक हमारे इतिहासकार हुए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल जिस शासक के समय था वो शासक कौन है? आपका रावले जेत सिंह। क्लियर हो गया? बात समझ में आई क्या? क्लियर है भाई? नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछा जाए कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार